दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पूर्व पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को दोहराना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे एक तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के ट्रेंड का पता चलता है, साथ ही कुछ प्रश्न हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी यूपीपीसीएस प्री परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में हम कुल 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। आइए आज सॉल्व करते हैं यूपीपीसीएस प्री 2018 का सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज का ये जो प्रश्न पत्र है पीसीएस 2018 का प्रारंभिक परीक्षा का, तो इसमें हम सबसे पहले भारतीय इतिहास से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका वाजसनेयी। वाजसनेयी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर, तो आपको कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ये आपका कथन है। कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोस्तों, भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ था, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ था और भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ था, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ये जो मंदिर दिए गए हैं, बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्तपैगोंडा मंदिर। तो दोस्तों, आपका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा सप्तपैगोंडा यानी मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी। दूसरे स्थान पर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो राजसिंह शैली में बना हुआ है 674 से 800 ईस्वी। उसके बाद तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन है खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो सही उत्तर है दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। उदयगिर की पहाड़ी में हाथी गुम्फा से खारवेल के एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के राज्यकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है जो है औदे, बौरी, बागोर और लखनिया। तो सही उत्तर है बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे और इसके प्रारंभिक साक्ष्य दोस्तों मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर से मिलते हैं। तो दो उत्तर सही हैं जब आपका ऑप्शन में होगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बागोर, राजस्थान से सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो इसमें देखिए मिलाइए, धनंजय जो है दोस्तों, धनंजय हो जाएगा आपका कुस्तलपुर। देखिए धनंजय है आपका कुस्तलपुर। उसके बाद आपका हो जाएगा नीलराज अयमुक्त। उग्रसेन जो है दोस्तों ये हो जाएगा पालक्का। और देखिए विष्णुगोपा जो है वो कंची। तो इस प्रकार सही सुमेलन हो जाएगा आपका विकल्प सी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो इसमें से आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन कौन से जो स्थित हैं वो हैं आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में और हुलास जो है वो सहारनपुर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो दोस्तों नाना देश और मणिग्राम, नाना देश और मणिग्राम दोनों ही संस्थाएं विदेशी व्यापार से संबंधित थीं और श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। लेकिन नगरम जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था और इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। दोस्तों लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मणिग्रामम, नाना देश, बलैंग और वलंजियर इदंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने अधिकृत उत्तर में, आधिकारिक उत्तर में विकल्प सी और डी दोनों को माना है। तो नाना देश और मणिग्रामम दोनों ही जो हैं वो विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये है अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था और इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके अदीना मस्जिद, मांडू, लाल दरवाज़ा मंदिर मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़ और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद। तो दोस्तों ये जो अदीना मस्जिद की बात हो रही है, अदीना मस्जिद या जामा मस्जिद ये पश्चिम बंगाल में एक भग्नावशेष है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अदीना मस्जिद मांडू में जो दे रहा है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें है ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली। दोस्तों रसिक प्रिया जो है ये आचार्य केशव दास की कृति है, न कि रसखान की। दोस्तों रसखान कृष्ण भक्ति में लीन एक मुस्लिम कवि थे और रसिक प्रिया जो है वो केशव दास, आचार्य केशव दास की रचना है। और केशव दास की कुछ अन्य रचनाएं रामचंद्रिका और कवि प्रिया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका केशव दास की रचनाएं हैं। जबकि जो अन्य 3 ऑप्शन हैं जैसे ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास ने भक्तमाल और उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो दोस्तों कथन जो है सही है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कारण जो है दोस्तों, कारण भी सही है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था उसके शौकीन थे। लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या है। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो चकला शब्द का प्रयोग हुआ है ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने में अनेक गांव होते थे और शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगनों को मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन किया गया था। तो एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया कि चकला जो सूबा और परगना की क्षेत्रीय इकाई होता था
जो सरकार के समानार्थी नहीं था, ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ नाम से जाना जाता है। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था और इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन मिलता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने जो खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी माहम अनगा। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण करवाया था। ये एक मदरसा था जो कि शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, आपको दो सूचियां दी गई हैं, रियासत और उनके शासक। आपको बताना है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर हैं आपके दोस्तों ऑप्शन बी वारंगल, जो रामचंद्र देव है ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि देवगिरी का जो शासक था शंकर देव था, होयसल का शासक वीर बल्लाल और मदुरै का शासक वीर पांड्य था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शंकर देव शासक बना था। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था और यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प जो हैं वो सही सुमेलित है, लेकिन जो वारंगल है इसका शासक, वारंगल का शासक दोस्तों जो रामचंद्र देव है वो सही नहीं है, वो देवगिरी के शासक थे। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम में कुछ घटनाएं हैं उनको व्यवस्थित करना है। घटनाएं और जो शासक हैं वो हैं मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। तो दोस्तों इसमें जो मुग़ल सम्राट हैं उनका शासकों का जो क्रम है वो पहले आएगा जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो आपको इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, सही है। और कारण जो दिखा रहे हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो दोनों सही हैं दोस्तों, लेकिन कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कैबिनेट मिशन प्लान को बड़ी अनिच्छा से जो है कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 214 में से 205 स्थान प्राप्त किए, जबकि लीग को 78 स्थानों में से केवल 73 स्थान मिले थे। तो इसमें जो कथन और कारण दिया गया है दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, कुछ घटनाएं हैं उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। हंटर कमीशन, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना। तो सही उत्तर है दोस्तों, सबसे पहले आपका देखिए वुड का घोषणा पत्र, उसके बाद हंटर कमीशन, फिर आएगा आपका सैडलर आयोग और उसके बाद है सार्जेंट योजना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में जारी किया गया था, हंटर आयोग जो है 1882 में, सैडलर आयोग याद रखिएगा 1917 में और सार्जेंट योजना 1944 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में हुए कुछ विद्रोह हैं और उनका वर्ष। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। संथाल 1855 में, ये आपका सुमेलित है। कोल 1831 में सुमेलित है। खासी 1829 में सुमेलित है। और अहोम विद्रोह दोस्तों ये जो 1815 में दे रहे हैं ये गलत है। तो अहोम विद्रोह जो है वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में जो है वो प्रारंभ हुआ था, 1815 गलत है।
तो इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा अहोम, जो कि 1815 में नहीं हुआ था। तो प्रश्न भी यही पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक या सूक्ष्म संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व आपको बताना है। दोस्तों संभलपुर तो सुरेंद्र शाही सही सुमेलित है। गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना सुमेलित है। कश्मीर का नेतृत्व गुलाब सिंह और लखनऊ जो लियाकत अली दिया है ये गलत है। लखनऊ का संबंध जो लखनऊ एक तरह से लियाकत अली का संबंध इलाहाबाद से था और लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अब आइए देखते हैं भूगोल खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। अगला प्रश्न, कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन है जोग जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात और केवती जलप्रपात। तो दोस्तों वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई जो कि मेघालय में स्थित है। नोहकाली कई मेघालय में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अनेक भारतीय आधिकारिक स्रोतों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल को दिखाया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है, कूचिकल जलप्रपात, क्योंकि यहाँ पर जो नोहकाली कई मेघालय जो जलप्रपात है वो इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर आयोग द्वारा बी को माना गया है। और याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकाली कई। अगला प्रश्न है, कौन सही नहीं है? कुछ कथन है, इसमें से कौन सही नहीं है? कथन है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। और काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्चतम क्षमता होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इंडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी। तो दोस्तों इंडेफिक जो है वो मृदा की संरचना और उसके घटकों को कहा जाता है, तो ये मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो सर्वाधिक गुजरात राज्य की है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का मंदिर किन पहाड़ियों में स्थित है? ऑप्शन है आपके सेवराय, बिलिगिरिरंगा, जवादी और मल्लमल्ला। दोस्तों इसमें से किसी भी ऑप्शन को आयोग ने सही नहीं माना था, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति का मंदिर जो है वो शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी का मंदिर, याद रखिएगा ये शेषाचलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ऑप्शन है प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव और ओलिगोसीन। तो दोस्तों सही उत्तर है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव, यानी ऑप्शन सी सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी और कबाम। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका ताप्ती जो नदी है ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है और यहाँ पे गावलगढ़ पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है वहाँ से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो सही उत्तर है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ये है तापी।
अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादित जो है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किन फसलों की किस्में हैं? तो अंगूर की फसलें हैं गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना और अनाव ए शाही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटियों का सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, नागालैंड की सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोद्दा बेटा है। अगला प्रश्न भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करना है। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1905 में इसका मुख्यालय जो है वो शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। 1928 में पुणे में और 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो सही क्रम है कोलकाता, शिमला, पुणे और नई दिल्ली। तो हो जाएगा BCDA। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कोपेन का है, जिनके अनुसार वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, संताफे, एंटेरो रियोस और कार्डोबा प्रांत में, ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों में ये होगा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर पंपास घास का मैदान जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है ये माना है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश हैं। तो इसमें है सोनोरन मरुस्थल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। तकलामाकन चीन में स्थित है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, और गिब्सन जो है ये सुमेलित नहीं है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन को ये जो विकल्प दे रहे हैं ब्राज़ील, ये गलत है। गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है काफ़ी उत्पादक देशों के उनके काफ़ी उत्पादन 2016 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कोलंबिया, वियतनाम, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। तो सही उत्तर है आपका सबसे पहले स्थान पर ब्राज़ील, फिर वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो कुल मिलाकर दोस्तों स्वेज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? तो मिसिसिपी नदी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में पक्षीपाद डेल्टा बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो दोस्तों आयोडीन का अग्रणी उत्पादक जो है वो चिली है। अगला प्रश्न है कुछ घटनाएं हैं उन पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनुमानतः 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले पृथ्वी पर कवच वाले जीव आए थे, उसके बाद कीट, सरीसृप और स्तनधारियों का नंबर आया था। तो कवच वाले जीव सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर 2 आएगा आपका कीट, उसके बाद आएगा सरीसृप और सबसे लास्ट में स्तनधारी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद,
लाख और मोती। तो इसमें सही उत्तर है मोती। मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, शहद और लाख जो है वो कीटों से प्राप्त होता है, जबकि मोती जो है वो मोती मोलस्का संघ के जीव पिंक टेंडा या पर्ल आइसोस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो ये है दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत शामिल है? तो देश का जो क्षेत्रफल है उसका 21.54% वनांतर्गत शामिल है, जो कि जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है वो 33.33% है, जिसके अनुसार ये जो वनावरण है वो कम है। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई थी और इसमें ऑप्शन 1968, 1972, 1984 और 1993 हैं, जिसमें से कोई सही नहीं है। तो बाघ परियोजना याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973। अगला प्रश्न है, कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन और फसली भूमि। तो सही उत्तर है फसली भूमि मानव जनित जीवोम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो दोस्तों कंगारू रैट या कंगारू चूहा जो है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है, भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? डाचीग्राम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग जो हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ऑप्शन है आपके ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और एक्सोस्फियर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर जिसको की समताप मंडल कहा जाता है उसमें ओजोन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की और उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों वैश्विक उष्मन के कारण इन सभी की जो है बारंबारता बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये दोस्तों वानस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन जो है वो स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, जबकि जैवमंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन ये सब स्वस्थानीय संरक्षण का भाग हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? तो ये पैदा करती है ओजोन। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन को पैदा करती है। अगला प्रश्न है, कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो युग्म है रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल विटामिन ए और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है न कि ट्रोपोस्फियर में, तो इसलिए ऑप्शन डी ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये आपका सही सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में दे रहा है, ये गलत है दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन है केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से और ए और बी दोनों से। तो दोस्तों मीथेन गैस धान के खेतों और दीमक की बाम्बी दोनों से निकलती है।
अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया था? तो पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत में कौन सी अवधारणा है? तो ये है दोस्तों संपोषणी विकास या सतत विकास, जिसमें वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो है आपके एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में दोस्तों, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मॉग दोस्तों, स्मॉग ऐसे वायु प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरण पदार्थों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, इन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। द्वितीयक प्रदूषक में पैन, ओजोन और स्मॉग आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो देखिए, गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ और मरुस्थल। तो इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ, इन दोनों में दोस्तों विविधता या जैव विविधता, प्रजाति विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों को माना था। अगला प्रश्न है, कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है? तो वृक्ष के पत्तों का जो सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है वो 20 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है लोकार्पित की गई थी। तिथि थी 30 जून 2008। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर, वन, पर्वतीय और मरुस्थली। तो सही उत्तर है सागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए दोस्तों इंसिनरेटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, वैश्विक ताप में वृद्धि को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें से जो मीथेन है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये दर्द निवारक है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है और ये जो जानवरों से अन्य जीवों के श्रृंखला में चला जाता है, जिसके कारण गिद्धों का विलुप्तीकरण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? चीन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो चीन दोस्तों 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसमें दोस्तों आयोग ने जो उत्तर माना है मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। और एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो है भोपाल गैस त्रासदी मानव चूक का परिणाम था और प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों को नुकसान करती, ये दोनों सही हैं। और भारत आपदा युक्त देश है। ये देखिए, भारत प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील है। और देखिए, मैंग्रोव जो है वो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धुआं से आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक रसायन कौन सा है? तो ये है पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट,
PAN पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो धुआं में जो है आँखों को प्रभावित करने वाला सबसे खतरनाक रसायन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ये हैं ऑप्शन आपके, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोंटगेन द्वारा किया गया था? तो रोंटगेन द्वारा एक्सरे किरणों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो दोस्तों एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग। तो इन ऑप्शंस में से जो प्रकाश है उसका चाल सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है? निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में? तो दोस्तों धातुओं में, विशेषकर यहाँ पर इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन को उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। 1879 में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियमन के आविष्कार के लिए इनको 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है सबसे महत्वपूर्ण वो सापेक्षता का सिद्धांत है, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अर्धचालक है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सिलिकॉन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन क्या होता है? दोस्तों ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है और ये एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत होती है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अगला प्रश्न है, DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा खोज की गई थी? दोस्तों वाटसन और क्रिक द्वारा जो है DNA की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर और आंवला। तो सही उत्तर है आपका आंवला विटामिन सी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अब आइए राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और 1 प्रकार की बंधुता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का उम्मीदवार कौन था? सुश्री मीरा कुमार 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 2015 में एक नीति आयोग स्थापित किया गया था थिंक टैंक के रूप में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? तो वो था आंध्र प्रदेश। इसका गठन या इसका सृजन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग। तो दिए गए प्रश्नों में दोस्तों नीति आयोग जो है वो एक संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? सरकारिया आयोग आप जानते हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो संसदात्मक सरकार सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन या यूके में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ये है दोस्तों एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने से संबंधित अधिकार राज्यसभा का अनन्य या अद्वितीय अधिकार है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2। भाग 2 में जो है भाग 1 में संघ, राज्य और उसके क्षेत्र से, जबकि भाग 2 में जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद कैसे संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों भारत में जो आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधित कर सकती है। देखिए यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है तो प्रश्न गलत नहीं तो अस्पष्ट है, और इसमें एक प्रकार से आप देखा जाए तो हिंदी रूप में पूछा गया प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 के तहत संघ की राजभाषा के विषय में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत से संघ की राजभाषा संबंधी संशोधन के लिए तैयार है? तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए माना है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये अवधि है दोस्तों 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 इससे संबंधित है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी और उपरोक्त सभी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उपरोक्त सभी यानी समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? तो योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा आर्थिक मंत्रिपरिषद यानी इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें क्या हुआ है, आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना गया है, विकल्प सी जो कि PN भगवती। लेकिन भारत में न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जो जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी, इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति, समूह या जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायिक न्यायालय की शरण ले सकता है। और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे जनहित याचिका की माता कहा जाता है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। और जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई थी और मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1985 में इनका कार्यकाल था, जबकि जनहित याचिका करने के समय YV चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो ये हैं विधान परिषदें। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके 1985, 86, 87 और 88। तो दोस्तों महिला और बाल विकास विभाग वर्ष 1985 से जनवरी 2006 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था, जबकि 30 जनवरी 2006
वर्ष 2006 से एक नया विभाग इसको बनाया गया और आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था क्योंकि 2006 इसमें कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 20। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य 18-19 के दौरान कितना था? तो ये 1750 रुपये था। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों, जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है उसके लिए अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन और विवाह, इनमें से अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जो हैं ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इन्हीं का परिणाम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI सबसे पहले विकसित किया गया था? तो UNDP द्वारा, व यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये है मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये भारत में रोजगार का सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम है। इसको 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, लारेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता की गणना की जाती है लारेंज वक्र के द्वारा। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किस मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि किसका था? तो 12वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो समावेशी विकास या संपोषणी वृद्धि था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो ये है गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर को स्मार्ट सिटी विकास के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाशिम समिति गठित की गई थी भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? परिवहन और संचार का विकास, यानी परिवहन और संचार साधनों का विकास जो है उसी पर ग्लोबल विलेज की अवधारणा आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक लंबी सड़कें हैं और उसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर कोड बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर और सेवा कर में से आयकर से संबंधित है प्रत्यक्ष कर कोड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, ABC इंडेक्स अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अब आइए देखते हैं जनसंख्या और नगरीकरण खंड से 2018 PCS में आए हुए प्रश्न। तो निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसमें दोस्तों आर्थिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में हरियाणा जो है वो आर्थिक दृष्टि से ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR कितनी है? तो भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार
कुछ राज्य हैं किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से हरियाणा राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो दुनिया की जनसंख्या का लगभग 55% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल यानी राज्य विशेष से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरती है? ये जो नगर हैं फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। तो इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस्ती से होकर नहीं गुजरती है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश की नदियों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो दोस्तों यमुना, गोमती, सई और तमसा। तो इसमें ए और बी दोनों हो सकती हैं, ए और बी, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर बी माना था। यमुना को भी मृत नदी घोषित किया गया है और जैविक आपदा जो है या यमुना और गोमती दोनों नदियों में जल का गुणवत्ता सूचकांक बहुत अधिक अशुद्ध हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। तो दोस्तों श्रावस्ती में जो है वो महिला जन साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से किस देश में मुलाकात की थी? तो ये सिंगापुर में। और दोस्तों किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा इन क्षेत्रों में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। जबकि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको शांति के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है जयंत विष्णु नार्लिकर के अनुसार। अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? दोस्तों ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंहबोला नाम है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है और डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो त्रायनेसिया के संयुक्त उपक्रम में ये एक विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास आप जानते हैं कि इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ये ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर आधारित एक पुस्तक है जिसके लेखक ब्रिटिश भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस हैं। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये 2014 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक संजय बारू हैं। तो बारू जो हैं वो मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का संपूर्ण हल। इसमें हमने कुछ प्रश्न जो विवादित थे और जो स्पष्ट नहीं थे उनका व्याख्यात्मक जो विश्लेषण भी किया है
और जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।